बिहार में नई रेल सेवाओं के शुभारंभ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को रेल मंत्रालय से विशेष तोहफा मिला है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के चरलापल्ली तक अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत उत्तर बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस ट्रेन से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता को बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की नई राहें मिल रही हैं। ये कदम पूर्वी भारत को देश भर से जोड़ने की दिशा में बड़ा योगदान देगा। देखिए, लगातार डबल इंजन की सरकार और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश बिहार को रेलवे डिपार्टमेंट का सौगात मिल रहा है। और आज मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का जो है एक सौगात मुजफ्फरपुर को और उत्तर बिहार के लोगों को मिला है। इसके साथ साथ छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस, तो छपरा के सारण के लोगों को, सारण, गोपालगंज, सिवान, इनके लोगों को एक अमृत भारत से एक्सप्रेस छपरा से आनंद विहार के लिए मिल रहा है। उसी तरह दरभंगा से मादार अमृत भारत एक्सप्रेस, तो दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, मुजफ्फरपुर के लोगों को एक अमृत भारत एक्सप्रेस। इस तरह 3 अमृत भारत एक्सप्रेस आज बिहार को मिल रहा है और इसमें मुजफ्फरपुर और छपरा और दरभंगा के लोगों के स्टेशन से ये शुरुआत होगी। इसके साथ साथ एक पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन मिल रहा है, झाझा दानापुर एक पैसेंजर ट्रेन मिल रहा है, नवादा पटना एक पैसेंजर ट्रेन मिल रहा है और पटना इस्लामपुर एक और पैसेंजर ट्रेन मिल रहा है। यानी रेलवे विभाग ने बिहार के लिए और नई ट्रेन, विशेष करके अमृत भारत एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन का सौगात दिया है। इसके लिए हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल विभाग के मंत्री को अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस बिहार अध्यक्ष राजेश कुमार ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर कहा कि आगामी बिहार चुनाव के संदर्भ में 3 बिंदु बेहद अहम हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहला, सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन दलों में कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए। दूसरा, सीटों का वितरण सभी सहयोगियों की भावनाओं और ताकत को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तीसरा, यह प्रक्रिया जनता के हित को केंद्र में रखकर आगे बढ़ाई जानी चाहिए। राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन दलों की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जनसेवा और मजबूत विकल्प देना है। देखिए, 3 विषय बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके स्क्रीनिंग कमेटी की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए 3 विषय बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में 3 विषय महत्वपूर्ण है। पहला विषय है कि सीट को लेकर के कोई भी आपस में गतिरोध ना हो और उस पर हम संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ठोस और सकारात्मक कदम जनहित में उठाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि सीट शेयरिंग हम सभी के दलों के मन मिजाज के अनुकूल हम लोग सीट शेयरिंग करें। तीसरा जो अहम है कि सीट शेयरिंग के लिए जो भी सीट जिनके हिस्से में आएगा, सबसे मिलके 6 पार्टनर हम लोग मिल करके सीट तय करेंगे। बहुत सारे सीटों पर हम लोग अपना स्क्रीनिंग किए हैं। अब स्क्रीनिंग करने के पीछे आप लोग का एक कई बात चल रही है कि स्क्रीनिंग क्यों हो रहा है, लेकिन आप ये ऐसे समझें कि स्क्रीनिंग हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं चूंकि हमारी पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखती है। चूंकि हमारे के यहाँ जो है कई प्रोसेस है। आप देखे होंगे कि एक प्रोसेस हम लोगों ने जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों से अपने सीटों के लिए अनुशंसा मांगा। इसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी बिहार में इस पर फिर उसको स्क्रीनिंग कर करके हम लोग स्क्रूटनी किए। अब हम लोग 3 स्क्रीनिंग हम लोगों ने दिल्ली में किया, तो ये हमारा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है कांग्रेस पार्टी के।
और कई बार ऐसा होता है कि हम स्क्रीनिंग के जो ये प्रक्रिया है हमको एडॉप्ट करना है, फिर जाएगा सीईसी में, दिल्ली के में फिर इसकी होगी, तो उस प्रक्रिया को हम पहले एडवांस में तैयारी कर रहे हैं ताकि हम अपनी तैयारियों को गठबंधन की तैयारियों में जो हमें सीट शेयरिंग में और विलम्ब होती है उस प्रक्रिया को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और इसमें सीट के जहां तक बात है तो हम लोग ज्वाइंटली बताएंगे कौन कितना सीट पर लड़ा। हो सकता है कि हमारे हिस्से में कुछ सीटें आ गई हों, हो सकता है हमारे पार्टनर के हिस्से में कुछ सीट हो, लेकिन जब घोषणा की बात आती है, सीट के नंबर आप पूछते हैं, तो हम लोग ज्वाइंटली इसके संयुक्त रूप से घोषणा करेंगे और उसमें आपको बताएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्र सरकार के नक्सलवाद उन्मूलन के संकल्प पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्ति चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए प्रयास अब परिणाम देने लगे हैं। राजपूत ने जोर दिया कि नक्सल समस्या का स्थायी समाधान केवल बातचीत और जनहितकारी नीतियों से संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति और प्रतिबद्धता भी जरूरी है। राजपूत ने सरकार से आग्रह किया कि संवाद और विकास को प्राथमिकता देकर रास्ता निकाला जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, नक्सलवाद से छुटकारा चाहिए और नक्सलवाद से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जितने प्रयास शुरू किए थे अब वो रंग ला रहे हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि नक्सलवाद की समस्या का समाधान बातचीत से, लेकिन शांति जो है शक्ति के साथ संपन्न होनी चाहिए। किसी भी निरपराध को नहीं मारा जाना चाहिए। जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनको आत्मसमर्पण करने दिया जाना चाहिए और बाकी सबको ढेर किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में कानून व्यवस्था का राज बिल्कुल उचित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की जुमलेबाजियां कर रही है उससे लगता नहीं कि ये कहीं इस तरीके के काम कर पाएंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार हराकर न केवल खेल जगत में अपना दबदबा दिखाया है, बल्कि ये संदेश भी दिया है कि हम आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। राजीव रंजन ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए इसे पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया और टीम को शुभकामनाएं दी। खेल का प्रदर्शन किया, पाकिस्तान को इस पूरे एशिया कप के दौरान तीसरी बार करारी पटखनी दी। और जहाँ तक खेल भावना का सवाल है, निसंदेह भारतीय खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हम अजेय हैं, हम चैंपियन हैं। लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम के जख्म आज भी हरे हैं और पूरी दुनिया को ये बताना भी था कि हम जिनके साथ खेल रहे हैं वो एक आतंकवाद परस्त मुल्क है, आतंकवाद समर्थक मुल्क है, उनकी धरती से आतंकवादी घटनाओं का संचालन हो रहा है। तो प्रतिरोध और जो हमारी नाराज़गी है वो भी दुनिया को दिखनी चाहिए थी। इसलिए भारतीय खिलाड़ियों ने बिल्कुल सही काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर भारत जीता एशिया कप फाइनल पर। देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में भी करारी शिकस्त दी है। दूसरी तरफ एशिया कप में ये फाइनल के मुकाबले में शानदार जीत और इसके पहले 2 प्रारंभिक मुकाबलों में जिस तरह से पाकिस्तानी चुनौती को जमींदोज करने का काम भारतीय खिलाड़ियों ने किया है, निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं। और खिलाड़ी और सेना दोनों ने भारत का गर्व से सर ऊंचा किया है। इंदौर में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय टीम ने योद्धा की तरह खेलकर नए भारत की तस्वीर पेश की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर की मिसाल बताते हुए टीम की सराहना की है। मोहन यादव ने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों ने देशभक्ति दिखाते हुए सेना में योगदान देने का संकल्प लिया है और ट्रॉफी लेने में भी अपनी गरिमा कायम रखी। उन्होंने कहा कि हमें अपने जाबांज खिलाड़ियों पर गर्व है। क्रिकेट में भारत के खिलाड़ियों ने योद्धा की भूमिका में जिस प्रकार से क्रिकेट खेला है, ये बदलते दौर का भारत है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही शब्दों में संज्ञा दी है। ऑपरेशन सिंदूर घर में घुस के मारने का, मैदान में धूल चटाने का जो वातावरण बना हुआ है देश और दुनिया के सामने भारत का बदलते दौर का,
ये वाकई अद्वितीय है। मैं खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने मैच के दरमियान मिलने वाली पूरी धनराशि सेना के विकास के लिए सारा पैसा दे दिया। जो इससे जुड़े हुए पक्ष थे उनको उनसे ट्रॉफी लेने से मना किया। बाकी तो हमने देखा ही है, हाथ मिलाना तो दूर, निगाह मिलाने में भी हमारे लोग विश्वास नहीं करते। मैं अपने खिलाड़ियों पे भी गर्व करता हूँ और बधाई देता हूँ। तो कल आपने बड़ा माहौल बना दिया, जब गरबा में लोग इकट्ठे हुए टॉर्च चलाई, वो कैसा पूरा दृश्य कैसा था? देखिए वो अद्वितीय दृश्य था। हम सब उसका कल्पना मात्र करें कि जो अंदर की ऊर्जा है वो बाहर का प्रकटीकरण भी होना चाहिए। और उत्साह उमंग में हमारे यहाँ तो मसाल जलने का निर्णय है। आज मसाल नहीं है तो टार्च मोबाइल की जला करके वो आनंद लेते हैं। हम तो सूर्य संस्कृति वाले लोग हैं, इसका आनंद है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने एशिया कप फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान ने ट्रॉफी चुरा ली थी। उन्होंने कहा कि चाहे अफवाह सच हो या नहीं, भारत की जीत अपने आप में बड़ी है। सूद ने बताया कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि ये टीम इंडिया की आत्मसम्मान और देशभक्ति की मिसाल है, जिस पर देशवासियों को गर्व है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में कार्यालय एक बहुत प्रमुख केंद्र है, जहां से जनता की सेवा की नीतियां बनती हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता यहां से सरकार की नीतियों को, जन सेवा के कामों को जनता तक पहुंचाने की प्रेरणा लेकर एक सरकार और पार्टी बेहतर समन्वय के साथ जनता की सेवा कर पाएंगे, ऐसा ये भवन से हम अपेक्षा करते हैं। इंडिया की बड़ी जीत हुई है। मैं जानना चाह रहा हूं, हमारी ट्रॉफी चोरी हो गई, क्या ये सच है? बहुत ट्विटर पे चल रहा है कि पाकिस्तान के लोग हमारी ट्रॉफी चुरा के ले गए, तो ये तो जीत और बड़ी हो जाती है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह सत्र बाढ़ संकट की गंभीरता को देखते हुए बुलाया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ से बुनियादी ढांचे और फसलों को भारी नुकसान हुआ है, कई लोगों और पशुओं की मौत हुई है। चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जबकि पंजाब सरकार की मांग 20,000 करोड़ रुपए की है। उन्होंने भरोसा जताया कि विधानसभा में इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। ये विधानसभा का जो स्पेशल सेशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी की तरफ से बुलाया गया था, उस स्पेशल सेशन में पंजाब का पुनर्वास कैसे हो, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ी बाढ़ का सामना किया। पंजाब ने बहुत बड़ा पंजाब का लॉस हुआ, जिसमें हमारी बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। हमारा जो पशुधन था, जो एनिमल थे, जो मिल्ची एनिमल थे, उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत सारे जो हमारे मकान थे वो ढहढेरी हो गए, उनका बहुत बड़ी स्तर पे नुकसान हुआ। और जो किसान की फसल थी वो बर्बाद होगी, उनके खेत में 10-10 फुट तक सिल्टिंग आ गई, उसमें मिट्टी आ गई, उसमें रेत आ गया। ये रेत और मिट्टी पहाड़ों से आई है, तो बहुत भारी नुकसान जो है पंजाब का हुआ। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी 1600 करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान करके चले गए, पर लेकिन उसमें से एक फूटी कौड़ी भी जो है वो पंजाब के ट्रेजरी में, पंजाब के खजाने में नहीं है। इसी को लेके हम 26 तारीख से लेके चर्चा कर रहे हैं। आज वो चर्चा जो आगे कंटिन्यू रहेगी, तो और इस पे और चर्चा करेंगे कैसे वो हम जो 20,000 रुपए की हमारी डिमांड है कि पंजाब को 20,000 करोड़ रुपए दिया जाए, उसको हम कैसे लेना है। भुवनेश्वर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धौली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर वे एक नए ओडिशा की दिशा में विकास को बढ़ावा देने का संदेश लेकर आए हैं। प्रधान ने कहा कि ओडिशा का विकास भारत के समग्र विकास की कड़ी है और यह विकसित भारत की ओर एक अहम कदम है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत और स्वच्छ भारत की योजनाएं तभी सफल होंगी जब हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़े रहेंगे। 261 में उड़िया समाज के लोग, कलिंग साम्राज्य के लोग मगध के साथ जो युद्ध हुई थी, जिसके नाम कलिंग युद्ध के नाम पे जिसको जाना जाता है, इसी क्षेत्र में जहां हम लोग खड़े हैं, उसी क्षेत्र में आज से लगभग 2300 साल पहले ये लड़ाई हुई थी। मेरे पूर्वजों ने यही जगह पे बिना हारे लड़ाई किए थे। उड़िया अस्मिता, उड़िया स्वाभिमान,
उड़िया पराक्रम की ये पवित्र भूमि में मैं आज आके नवरात्रि के अवसर पे, आज अष्टमी की तिथि है, आज की तिथि में मैं यहाँ आके बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र का विकास से ही नव उत्कल का, नव उड़ीसा का, नया उड़ीसा का गठन होगा और उड़ीसा ही मजबूत होने से, पूर्वोदय होने से ही भारत मजबूत होगा। विकसित भारत की मार्ग धौली से आएगा, कलिंग युद्ध की बैकग्राउंड से आएगी। आज समाज को एकत्रित आके प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, भारत को विकसित करना है, भारत को स्वावलंबी करना है, भारत को स्वदेशी अर्थनीति से जुड़ना है, भारत को स्वच्छ रखना है, भारत में नई ज्यादा अर्थनैतिक सशक्तिकरण करना है, ये सारा विषय तब हो पाएगा अगर हम अपने विरासत से जुड़े। मैं आज खुद बहुत प्रसन्न हूँ मेरे विरासत। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।